हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक कराड़े सर फ्रॉम फोटोन एकेडमी ऑफ साइंस। इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, हम यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वन शॉट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसे ध्यान से देखिए, एक ही बार में आपके पूरे डेरिवेशंस और थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ओके, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक्चुअल में होता क्या है। जरा वीडियो थोड़ा फास्ट मोड में चलेगा क्योंकि इसी लेक्चर में हमें पूरा खत्म करना है, क्योंकि लेक्चर में तो फिर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जरा इसको देख लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नाम से क्लियर है। जैसे मैग्नेट अपना वर्क करता है अट्रैक्शन रिपल्सन का, ठीक उसी प्रकार करंट भी अपना वर्क कर सकता है अट्रैक्शन रिपल्सन का। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे मैग्नेट अट्रैक्शन रिपल्सन का वर्क करता है कि नहीं, वैसे करंट भी अट्रैक्शन रिपल्सन का वर्क कर सकता है। ओके, इस चीज की स्टडी सबसे पहले किया था ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, है ना। तो ओरस्टेड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। आपने इसे 10th में भी पढ़ा होगा। ओरस्टेड स्टेट्स दैट, ओरस्टेड कहता है कि अगर हम किसी वायर से करंट को फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलता है। ओके, किसी वायर से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वी गेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलता है। इसी को ओरस्टेड ने नाम दे दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ओके, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए क्या किया था। उसने एक सिलेंड्रिकल वायर लिया, उस सिलेंड्रिकल वायर को उसने कनेक्ट कर दिया था बैटरी से, की से, पर की के स्विच को उसने ऑफ रखा था। ओके, स्विच इज ऑफ, स्विच इज ऑफ, यहाँ पे स्विच क्या है आपका, ऑफ है, ये चीज आप याद रखना। और उसने क्या किया, इस कंडक्टर वायर के ऊपर उसने कंपोस्ट रख दिया। ओके, उसने इस कंडक्टर वायर के ऊपर क्या रख दिया, कंपोस्ट रख दिया। तो आप जानते हो कंपोस्ट की निडल हमेशा एनएस में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अब दूसरे बार उसने क्या किया, सेम टू सेम सेटअप था, उस सेम टू सेम सेटअप में उसने क्या कर दिया, बैटरी की को उसने ऑन कर दिया। की को उसने क्या कर दिया, की के स्विच को उसने ऑन कर दिया। स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन, स्विच को उसने ऑन कर दिया। तो स्विच को ऑन करते से ही क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, वायर से करंट बाहर, और करंट के कारण इसके चारों तरफ आ गया मैग्नेटिक फील्ड, जिसका निडल का डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे बात प्रूफ होती है कि वायर से जब करंट को फ्लो किया गया तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही इतनी सामर्थ्य है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो कंपोज का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ साउथ से हटके निडल घूम गई। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी चीज को ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे परफॉर्म किया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये 1 नंबर का हो सकता है। ये एम्पियर लॉ ऑफ स्विमिंग पे बेस्ड है। एम्पियर लॉ ऑफ स्विमिंग क्या कहता है, जरा ध्यान से देखते चलिए। एम्पियर लॉ ऑफ स्विमिंग में हमें ये पता चलता है कि एम्पियर कहता है कि एम्पियर, आप जानते हैं करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर है साइंटिस्ट का नाम। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम भी आइजैक न्यूटन। वैसे करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर ने एक लॉ ऑफ स्विमिंग दिया है। वो क्या होता है लॉ ऑफ स्विमिंग, जरा ध्यान से देखिएगा। एम्पियर का लॉ ऑफ स्विमिंग ये है, एम्पियर ये कहता है कि देखिएगा ध्यान से जरा, किसी क्लोज सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में करंट को अगर फ्लो किया जाए, किसी क्लोज सर्किट में करंट को फ्लो किया जाए तो करंट का डायरेक्शन वैसा ही होगा जैसे कि स्विमिंग पूल में तैरने वाले पर्सन के लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा। ये देखिए क्लोज सर्किट है, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ स्विमिंग पूल, जरा देखते हुए चलिएगा ध्यान से। इस स्विमिंग पूल में मान लीजिए पर्सन ऐसा तैर रहा है, ये पर्सन है, ये पर्सन का लेफ्ट हैंड है एल, और ये पर्सन का राइट हैंड आर। फिर पर्सन ऐसे गया, है ना, फिर पर्सन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा स्विमिंग पूल के बॉल के पास। ये पर्सन का लेफ्ट हैंड ही रहेगा, और ये वाला पर्सन का क्या रहेगा, आपका राइट हैंड रहेगा। फिर पर्सन इस टाइप से तैरेगा, फिर उसका लेफ्ट हैंड यही इधर ही रहेगा, राइट हैंड इधर ही रहेगा, और फिर यहाँ पे आते आते पर्सन ये ऐसा हो गया। तो पर्सन का लेफ्ट हैंड इधर ही रहेगा और राइट हैंड इधर ही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे पर्सन का लेफ्ट हैंड जो है वो स्विमिंग पूल की दीवार के पास है। ये देखिए, जैसे ये वाली दीवार के पास है लेफ्ट हैंड, ये दीवार के पास है लेफ्ट हैंड, ये दीवार के पास है लेफ्ट हैंड, ये दीवार के पास। तो आपने देखा है कि स्विमिंग पूल में तैरने वाले पर्सन का लेफ्ट हैंड का जैसा डायरेक्शन है, वैसे ही एम्पियर कहता है सिमिलर डायरेक्शन। वैसे ही एम्पियर कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो करंट का डायरेक्शन उसी टाइप का होता है जैसे कि स्विमिंग पूल में तैरने वाले पर्सन के लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होता है।
तो इसका स्टेटमेंट ये है कि एम्पेयर स्टेट्स दैट in any closed circuit direction of current is similar to direction of left hand of a person who is swimming in swimming pool। जो स्विमिंग पूल में तैर रहा है उसके लेफ्ट हैंड का जैसा डायरेक्शन होगा वैसे ही एम्पियर कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी वैसा ही होने वाला है। ओके, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है? तो आपने 10वीं में भी पढ़ा, 11वीं में आप 10वीं में पढ़ा, 12वीं में आप रिकॉल कर लीजिए। फ्लेमिंग स्टेट्स, फ्लेमिंग ये कहता है कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, कौन कौन सी तीन फिंगर को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर बोलते हैं इसको, मिड फिंगर को अगर हम परपेंडिकुलर रख दे, क्या रख दे, तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रख दे, है ना, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को अगर हम परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख दे, तो फ्लेमिंग कहता है कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, एंड मिड फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थंब जो है फोर्स, ये थंब फोर्स, फोर फिंगर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिड फिंगर है आपकी मिड फिंगर वो आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आपको डायरेक्शन आ सकता है, पूछ सकता है आपको कि थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, या मैग्नेटिक फील्ड कौन से फिंगर रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आप इसको जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो आ रहे हैं, हमारा थोड़ा सा, मैंने आपको पहले कहा कि वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज होगी, क्योंकि अगर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, आप लोग उसको पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हो, पर वीडियो मुझे यहाँ पे स्पीडली चलाना, क्योंकि मैंने कहा हुआ आपको कि वन शॉट वीडियो है ये, मुझे एक ही वीडियो में सबको खत्म करना होगा पूरे चैप्टर को, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, बार बार आपको और ज्यादा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, जरा इसके बारे में अपन बात कर ले रहे हैं। एक ऐसा फोर्स होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में एप्लीकेबल हो, अ फोर्स विच इज एप्लीकेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या? अ फोर्स विच इज एप्लीकेबल केबल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में एप्लीकेबल हो इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाता है? कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम दो टाइप से यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो आपका रहेगा इसको हम दो टाइप से एप्लीकेबल में लेंगे। पहले तरीके से हम लेंगे इसको फॉर पार्टिकल, और सेकेंड टाइप से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे फॉर करेंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिएगा आप इसे नंबर 2 में, फॉर करेंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम इसको एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम पार्टिकल्स के लिए देख रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए जरा ध्यान देते हुए चलेंगे आप सभी। तो पहला पार्टिकल के लिए देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स फॉर पार्टिकल, है ना, मैग्नेटिक फोर्स फॉर पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फोर्स हम देख रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। देखिए भाई, आप मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे होंगे आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप देख पा रहे होंगे एक पार्टिकल है ये, जिसका चार्ज Q है। ये पार्टिकल Q चार्ज का पार्टिकल V वेलोसिटी के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, ये इंटर, और मैग्नेटिक फील्ड B के साथ इसने थीटा एंगल बना लिया। कितना एंगल बना लिया? थीटा एंगल। ठीक है, तो इस पे पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा ये हमें देखना है। तो देखिएगा, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इसको। ये पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये आगे थीटा एंगल बना के निकल पाया। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी, आप लिखेंगे यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है, मैग्नेटिक फोर्स F इज क्या होगा, देखिए नंबर 1 होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। और अगर आप चाहो तो इसमें साइन थीटा भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सभी इक्वेशंस को हम आपस में मिलवा दे रहे हैं, जरा ध्यान देते चलेंगे आप सभी। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4 से क्या होगा देख लीजिए, 4 सभी में एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। देखिएगा इसके छोटे छोटे क्वेश्चन यही कि हम सॉल्व कर देंगे पूरे। तो एफ हटेगा, डायरेक्टली का साइन लग जाएगा, हटेगा तो के आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। के का कोई रोल कॉल ही नहीं है हियर, के इक्वल्स टू मानना पड़ेगा कांस्टेंट, जिसको बोलना पड़ेगा यूनिट कांस्टेंट, यूनिट कांस्टेंट उसको हटाना पड़ेगा। तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का पार्टिकल फॉर पार्टिकल आ चुका है। अब इसमें और आगे बढ़ने की नौबत है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। एफ इक्वल्स टू क्या है, एफ इक्वल्स टू है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम फोर्स निकालने वाले पहले नंबर पे, तो देखिएगा केस 1, ये केस को थोड़ा डीप में समझिएगा भाई सब। ये है केस 2 और ये है केस 3। आपको पहले ही समझाया था कि फिजिक्स में स्टार्टिंग 0, मिड 90 डिग्री और एंडिंग 180 पे होती है, तो ध्यान दीजिएगा सभी। इसमें एफ इक्वल्स टू है आपका क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू यहाँ पर भी हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और एफ इक्वल्स टू यहाँ पर भी हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए थोड़ा, यही से मेन चीज चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम एफ थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हम कर देते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पे हम थीटा इक्वल्स टू कर देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी। तो थीटा 0 पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 पे हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी, इसलिए एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। फिगर भी बनाऊंगा अभी मैं इसका। एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा की जगह हम रख देते हैं साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, इसलिए एफ इक्वल्स हो जाएगा क्यू वी बी इंटू 1, तो एफ इक्वल्स हो जाएगा आपका क्यू वी बी। और लास्ट यहाँ पे एफ इक्वल्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 जो होता है आपका 0 होता है, इसलिए एफ इक्वल्स हो जाएगा आपका 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी आपका मैक्सिमम फोर्स है, और एफ इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी है, एफ इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी है, पर हमको इसको लेना होगा मिनिमम। हम इसे क्या लेंगे, हम इसे लेंगे मिनिमम। इसे मिनिमम इसलिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है इसे मिनिमम, इसे मिनिमम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा भी मिनिमम है 0, और यहाँ पे थीटा 180 जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आप जरा ध्यान से देखते चलेंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्या हो सकता है। तो देखिएगा पार्टिकल पे 0 फोर्स कब लगेगा, पार्टिकल पे 0 फोर्स तब लगेगा जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल निकल जाएगा। ये देखिए समझिएगा, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल निकल गया, ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल निकल गया, तो उसपे फोर्स लगेगा ही नहीं, एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। पर पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, पार्टिकल इसके लिए कैसा आएगा आपका परपेंडिकुलर आएगा, ये देखिए इसे, पार्टिकल इसके लिए सब परपेंडिकुलर कंडीशन में आएगा, तो आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी बी, है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वो परपेंडिकुलर आएगा, और मिनिमम तब लगेगा जब वो पैरेलल निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लीजिए। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, देखिए वेक्टर फॉर्म भी देख लीजिए। जो वेक्टर फॉर्म है वो ये होता है, एफ इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्रॉस हटेगा साइन लगेगा, और साइन हटेगा क्रॉस लगेगा। जैसे क्रॉस हटता है साइन लगता है, वैसे हम बोल सकते हैं कि साइन हटा क्रॉस लग गया। तो वैसे क्या होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म में फोर्स तो वेक्टर है ही, चार्ज स्केलर है, ए और बी दोनों वेक्टर थे, इनके बीच में क्रॉस था, क्रॉस हटा साइन लग गया, और साइन हटेगा तो इनके बीच में क्रॉस लग जाएगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर है, तो वी और बी के बीच में साइन हट जाएगा और लग जाएगा क्रॉस, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। ओके, इसे ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप सभी।
अब हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ला रहे हैं फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो इससे ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये देखिएगा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने क्या कर दिया, करंट कैरिंग वायर रख दी है। ये देखिए करंट कैरिंग वायर, इस वायर से करंट बह रहा है इसलिए इसको करंट कैरिंग वायर बोलेंगे। इसको हमने थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया गया है। इस वायर से आई करंट बह रहा है और इस वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ है आपकी एल, और ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड बी में। देखिएगा ध्यान से, इस पे भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम भी इसके बारे में लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स एफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ जो होगा, एफ इज, जैसे उसमें तीनों, जैसे इससे पहले वाले में क्या था, तीनों क्वांटिटी था चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वैसे यहाँ की तीन क्वांटिटी क्या है, वैसे यहाँ की जो तीन क्वांटिटी है वो है आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, है ना। तो तीनों क्वांटिटी को फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाते रहे। तो फोर्स एफ इज नंबर वन आपका आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बाय कंडक्टर। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बाय कंडक्टर। नंबर दो जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया। और नंबर तीन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इक्वेशन नंबर तीन हो गया। और नंबर चार में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। याद रखना मैग्नेट साइन का सपोर्ट करता है, साइन थीटा ये आपको क्लास में बताया गया था। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फोर हो गया। सभी इक्वेशनों को हम आपस में मिलवा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू थ्री एंड फोर, एक दो तीन चार से एफ हर किसी में, तो एफ हर किसी में आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। एफ डायरेक्टली हटेगा के लग जाएगा, ये हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। आप जानते हैं कि के इक्वल्स टू वन यूनिट कांस्टेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो एफ इक्वल्स हो जाएगा आपका आई बी एल साइन थीटा। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अब लग रहे हैं इसके केसेस, तो केस को ध्यान दीजिएगा सभी। तो इसका जो केस है देखिए भाई सब, केस वन थीटा इक्वल्स टू हम जीरो ले लेते हैं। केस टू में हम थीटा इक्वल्स टू 90 लेंगे। और केस थ्री में हम थीटा इक्वल्स टू लेंगे 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। थीटा 90 पे एफ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आई बी एल साइन जीरो। ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90। और ये होगा एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन 180। ओके, ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो जीरो होता है इसलिए एफ इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। साइन 91 होता है इसलिए एफ इक्वल्स हो जाएगा आई बी एल। और साइन 180 भी होता है जीरो, इसलिए एफ इक्वल्स हो जाएगा जीरो। तो ये आपका फोर्स मैक्सिमम होगा, ये फोर्स आपका मिनिमम होगा। ओके, आपको पढ़ना चाहिए ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है। तो देखिए, अगर वायर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने वायर को पैरेलल कंडीशन में रख दिया। ये देखिए ऐसे पैरेलल कंडीशन में रख दिया, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। और अगर ये देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने वायर को परपेंडिकुलर कंडीशन में रख दिया, कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन में ऐसे, तो इसमें फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये है इसका मतलब। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी सीखिए। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए वेक्टर फॉर्म, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा एफ इक्वल्स टू कितना, आई बी एल साइन थीटा। तो आपको पता है फोर्स तो वेक्टर होता ही है, करंट स्केलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर होता है। तो यहाँ पे वही नौबत है कि ए क्रॉस बी में क्रॉस हटेगा तो क्या लग जाता है, ए बी साइन थीटा। साइन हटेगा क्रॉस लगा दो, तो साइन को हटा दो और बी और एल के बीच में क्रॉस लगा दो, बी क्रॉस एल या एल क्रॉस बी, आपको जो लगाना लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, फिर आपका क्या आ गया, वायर के लिए लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्म आके आपके पास रेडी है। ठीक है, अब हम अपने न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन आप जानते ही है, ओरस्टेड ने बता ही चुका है।
कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाला, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाला एक इमेजिनरी फील्ड जो होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से शो करते कहते हैं। ओके, अब रही बात इसके एसिमेट्रिक और डायमेंशनल फॉर्म की, तो इसके एसिमेट्रिक और डायमेंशनल फॉर्म हम देख रहे हैं, जरा इसको ध्यान से आप देखते चलेंगे, देखिएगा सभी। अब हम बात करते हैं इसके एसिमेट्रिक की और डायमेंशनल फॉर्म की, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए एफ इक्वल्स टू क्या होता है, अभी पढ़े अपन ने, एफ इक्वल्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि थीटा डायमेंशनलेस होता है क्योंकि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एफ इक्वल्स टू आपका बचेगा केवल क्यू वी बी, तो बी इक्वल्स हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी। तो बी जो होगा जरा ध्यान दीजिए, एफ का फोर्स का न्यूटन होगा, चार्ज का होगा कूलाम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो सेकंड को पलटा दीजिए, न्यूटन इंटू सेकंड, कूलाम इंटू मीटर। इसके लिए साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी किया था जिसका नाम है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होगी वो होगी आपकी टेस्ला, ध्यान दीजिएगा, आपकी ऐसा यूनिट है। अगली बात करते हैं हम सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट को जरा ध्यान दीजिएंगे आप लोग सभी। अगली यूनिट है हमारी सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट पे ध्यान दीजिए। सीजीएस यूनिट में भी बी इक्वल्स टू यही आएगा एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स का होता है टाइम, चार्ज का स्ट्रेट कूलम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये होगा टाइम इंटू सेकेंड स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। इसके लिए स्टडी भी एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम है गॉस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इनमें रिलेशन 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस, ये रिलेशन भी आ सकता है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 4 10 की पावर 4 गॉस, न्यूमेरिकल में भी ज्यादातर पूछी जाती है। ओके, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब रही बात इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बी इक्वल्स टू यही फॉर्मूला आएगा आपका, बी इक्वल्स टू एफ के अपॉन में क्यू वी। फोर्स का आप जानते हो m1 l1 t-2 होता है, चार्ज का आप जानते हो at होता है, वेलोसिटी का आप जानते हो मीटर पर सेकंड होता है। t से t कट गया, एक l से एक l कट गया, फुल एंड फाइनल आपका बचेगा m1 l0 t की पावर -2 और a की पावर 1 ऊपर जाके -1। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो इसका नेचर है वो वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है आपका वो होता है वेक्टर। ओके, तो आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, ये बायो शॉर्ट्स लॉ हम जो पढ़ रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो शॉर्ट्स लॉ, क्योंकि इसकी 3 एप्लीकेशंस भी है कोर्स में। देखिए बायोट और सेवार्ट्स दो अलग अलग साइंटिस्ट है, इन लोगों ने एक जिगजैग वायर लिए थे, क्या लिए थे, जिगजैग वायर। इस जिगजैग वायर का नाम था एक्स वाई। इस जिगजैग वायर का जो सेंटर था वो ओ था, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए सबसे पहले हमें इससे क्या करना होगा, करंट फ्लो करना होगा, क्योंकि करंट फ्लो करेंगे तभी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसका सेंटर ओ है, और एक्स वाई वायर जो करंट कैरिंग तो है ही है, साथ में इसकी जो लेंथ है वो एल है। ओके, इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी और वायर के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है, कितना एंगल बना है, थीटा। ठीक है, और आपने तो जानते ही हो कि वायर से करंट बहता है तो चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बन ही जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया बी। तो आपको बायो शॉर्ट्स लॉ बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स वाई वायर की जो कंप्लीट लेंथ है वो एल है, और एक्स वाई वायर की जो एक स्ट्रेट एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई वायर का एक स्ट्रेट एलिमेंट है, इसका नाम ले लेते हैं हम एल एन। जो स्मॉल एलिमेंट होकर उसकी लेंथ हो जाएगी डीएल, स्मॉल एलिमेंट होकर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी डीएल। ओके, वैसे ध्यान देते चलिएगा क्योंकि ये वाला पार्ट आपको स्ट्रेट दिख रहा है, सेंटर के दोनों तरफ वाला पार्ट एल एम वाला पार्ट आपको स्ट्रेट दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस पे वर्क किया था। तो देखिएगा सभी, डिस्क्रिप्शन तो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है ना, एक्स वाई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, और एल एम स्मॉल एलिमेंट है, क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर जो कितना है आपका डीएल है। बाकी सब तो आपको दिख रहा है, आई करेंट फ्लोइंग बाय कंडक्टर है, आर सेपरेशन बिटवीन पॉइंट पी एंड वायर, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, पूरे वायर का जो चेंज वाला भाग आपको दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए पूरे वायर का चेंज वाला भाग जो ये हाईलाइटेड है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा,
चेंज लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज लेंथ के रूप में होगी। देखिएगा सभी, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा सभी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है dB इज, वो नंबर वन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है, आगे पीछे लिखना पड़ेगा करंट। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, इक्वेशन नंबर वन हो गया। नंबर दो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, DL मतलब स्मॉल एलिमेंट की लेंथ, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा DL, इक्वेशन नंबर टू हो गया। नंबर थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा टू dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। नंबर फोर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया। चारों इक्वेशनों को अब हम आपस में मिलाने वाले हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चारों इक्वेशन जब आपस में मिलेंगे, चारों इक्वेशन हमारे आपस में मिलवा रहे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रहेगा ऊपर से आइडियल साइन थीटा और नीचे से बचेगा अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली को हम हटवा रहे, देखिएगा ध्यान से, तो dB इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा के अपॉन में कितना आर स्क्वायर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली हटेगा कांस्टेंट ही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और आप बताना कि हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी थी 10 की पावर माइनस 7, ये भी सही है। और बायो-सॉर्ट्स लॉ से dB इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा के अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये बायो-सॉर्ट्स लॉ हो गया। अब इसकी तीन एप्लीकेशन है, तो बायो-सॉर्ट्स लॉ की जो तीन एप्लीकेशन है, उसमें जो एप्लीकेशन है जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो आप भी समझिए कि अगर मैं पूरा एक साथ सॉल्व करूंगा पढ़ाने में, आप ही सोच लीजिए 15 से 20 दिन एक चैप्टर पढ़ाने में विद न्यूमेरिकल लग जाते हैं, 15-20 दिन करीबन लग जाते हैं। अब उसको अपन एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो आप भी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये इम्पॉसिबल है, बहुत लंबा समय लग जाएगा, वीडियो फिर अपलोड करने में उतनी प्रॉब्लम जाती है। इसलिए ये जो है एम्पियर सर्किट लॉ की जो तीन एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन में से दो एप्लीकेशन जो आपको दिख पा रही है, बाय यूजिंग BSL बोले तो बायो-सॉर्ट्स लॉ, डिराइव मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये प्लस ये वाली एप्लीकेशन बाय यूजिंग BSL मतलब बायो-सॉर्ट्स लॉ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये वाली, ये एक्सिस पर आपको, ये एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको, और इसको मैं ये वाली एप्लीकेशन सेंटर वाली और ये एक्सिस वाली, ये दो एप्लीकेशन का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग ये लेक्चर को एक साथ देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो है देख लीजिए, सेंटर वाला जो है ये और एक्सिस वाला, लुक लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी देखिए लुक लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन, ओके, ये फर्स्ट वाला जो डिस्क्रिप्शन की जो फर्स्ट लिंक रहेगी आप उसको देख लीजिएगा। अगला इसकी जो एप्लीकेशन है देखिए स्टूडेंट, स्ट्रेट वायर वाली है, इस स्ट्रेट वायर को भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लुक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि लंबा समय लेगा, इन्हीं को पढ़ाएंगे तो करीबन 1 घंटा तीनों को ही सॉल्व करने में लग जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इसे हमने टुकड़े टुकड़े में कर दिया है, इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग सभी। ओके, तो आगे बढ़, हमने क्या किया है, बहुत सारे डेरिवेशंस को अलग अलग पार्ट में
वीडियो बना बना के हम इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। इसी टाइप से ही आपका ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वन शॉट वीडियो में आप भी इतना लंबा वीडियो देखने की कैपेसिटी आप लोग की भी नहीं रहती। ओके, जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वही बस अपना पूरा समय देके इस वीडियो को देखते हैं, बाकी के लोग वीडियो को अभी थोड़ा सा देखेंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिर और पॉज करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए हम इसकी लिंक दे दे रहे, ताकि आप लिंक से जाके डायरेक्ट भी उसी वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। पर मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको पूरा वीडियो एक बार देखना चाहिए, भले ही आपको आता है तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता तो आपको देख के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है वीडियो लेक्चर में विथ स्ट्रेट वायर के साथ। स्ट्रेट वायर वाला जो है इसके साथ ही अटैच कर दिया उसको मैंने, आप इसके साथ देख लीजिएगा इसे। लुक इन डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लुक इन डिस्क्रिप्शन, देखिएगा इसे ध्यान से, लुक इन डिस्क्रिप्शन विथ स्ट्रेट वायर। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं आगे, स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ को आप लोग याद करिए, देखिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है। एम्पियर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर था, उस स्ट्रेट वायर से उसने सर्कुलर लूप बना दिया। क्या बना दिया, सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर से आपको पता है स्टूडेंट कि जब करंट बहता है तो उससे डी डिस्टेंस पे, अभी मैंने स्ट्रेट वायर की एप्लीकेशन आपको बताई है, आप उसको लिंक में देख लीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल्स होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, जो करंट है वो डबल हो जाता है अपॉन डी, ये हो जाता है स्टूडेंट्स। और बायो शॉर्ट्स लॉ से ही हमने आपको एक और एप्लीकेशन बताए थे कॉइल के सेंटर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा आप सभी। तो स्टूडेंट्स एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट एम्पियर स्टेट दैट्स, देखिए स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये आप लिख लीजिएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बनना चाहिए कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ करवा दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स सभी। प्रूफ फ्रॉम एल, देखिए सिंस बी डॉट डी एल, क्या हम डॉट हटा के ये लिख सकते हैं, आप जानते हो ये चीज, ए डॉट बी को हम ए बी कोस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी कोस थीटा। तो बी डॉट डी एल को क्या हम इंटीग्रेशन के अंदर डॉट हटा के बी डी एल कोस थीटा तो लिख ही सकते हैं, ये आप जानते होंगे स्टूडेंट्स। अब क्योंकि सिंगल वायर है, सिंगल वायर के लिए थीटा भी जीरो लिया जाएगा, ज्वाइंट रहता तो अलग लेते हैं। बी डॉट डी एल बराबर क्या होगा, यहाँ पे एल एच आर एच एस में देखिए बी डी एल कॉस थीटा की जगह कॉस जीरो हो जाएगा, डॉट हटा इसके बदले में कॉस लगाए। हाँ, तो डॉट हटेगा, क्या लगेगा, कॉस, और कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस जीरो इक्वल्स टू होता है आपका 1। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आपका रहेगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। आगे बढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, देखिए बी को बाहर ला लेते हैं हम और अंदर रहेगा आपका डी एल। बी का फॉर्मूला आप देख चुके होंगे स्ट्रेट वायर के लिए, क्या होता है ये आपके सामने दिख ही रहा है। बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई, ये हो जाएगा 2i अपॉन डी। डी की जगह मुझे लेना पड़ेगा आर, आर मान रहा हूँ। अब देखिए भाई, वायर अगर स्ट्रेट है तो लेंथ, और उसे सर्कल बना दीजिए तो लेंथ बदल जाता है सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर में। तो वैसे इंटीग्रेशन डीएल जो रहेगा, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कटेगा, आपका एल बचेगा, और सिंस एल बराबर क्या होगा आपका, एल होगा 2 पाई आर। ध्यान दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका रहेगा 2 आई अपॉन आर रहेगा, और एल की जगह हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। ध्यान देंगे, 2 टू जा 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और आर से आर कट गया। तो आपने देख लिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई। अब स्टूडेंट इसकी दो एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ से सोलेनॉइड के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, एम्पियर सर्किट लॉ से सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और दूसरी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है टोरेडियल बॉडी की। ये दोनों एप्लीकेशन को आपको करा दिया जा रहा है। इसका जो वीडियो है इसका आपको लुक लिंक
इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप इसकी लिंक देखेंगे। ओके चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसकी रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी कितना कितना होता है। ध्यान दीजिएगा सभी। ये देखिए, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान के चलिए क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल है, क्यू चार्ज का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी के साथ जब ये गया तो ये अंदर जाते से ही सर्कुलर पाथ बना लेता है। तो रेडियस कितनी होगी, पार्टिकल कितनी वेलोसिटी के साथ अंदर गया, उसका टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में कितना समय लगा, फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में जाके सर्कुलर पाथ बनाता है तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट फोर्स जो रहता है वो रहता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट फोर्स रहता है आपका मैग्नेटिक फोर्स जो F इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी, साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं है, क्यू वी बी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो F बराबर होता है आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो हो गया इक्वेशन नंबर 2। मिला दीजिए दोनों इक्वेशनों को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक और 2 से देखिए, F की वैल्यू क्यू वी बी को रख देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, क्यू वी बी बराबर हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एक भी से एक भी आपका कट गया, आर जाएगा ऊपर, एम बी के अपॉन में आ जाएगा क्यू बी। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला गया। रही बात वेलोसिटी की तो v को रोक लो यहीं पे, क्यू बी ऊपर आ जाएगा आपके पास, क्यू बी आर अपॉन हो जाएगा आपका m, ये आपका वेलोसिटी हो गया। अगला रहा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड v, डिस्टेंस एक चक्कर का 2 पाई आर और एक चक्कर का कैपिटल टी जाएगा ऊपर आपका 2 पाई आर के अपॉन में होगा v। तो टी बराबर 2 पाई, या अभी आर रखो या वी रखो, तो मैं आर रख दे रहा हूँ। आर अब भी देखे हमने एम बी अपॉन क्यू बी होता है, बी से भी कट गया। आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एम के अपॉन में कितना क्यू बी। और आप जानते हैं कि सिंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 2 पाई एम अपॉन क्यू बी को पलटा दो ऊपर, तो क्यू बी जाएगा ऊपर और 2 पाई एम आ जाएगा आपका नीचे। ये आपका फ्रीक्वेंसी आके रेडी हो गया है। ओके, फ्रीक्वेंसी आके रेडी हो चुका है। अब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको सबको पता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो हाफ रहेगा एम रहेगा, बी की जगह हो जाएगा, आपने अपनी निकाली क्यू बी आर अपॉन एम, देख लीजिए है ना, बी की वैल्यू देखिए लास्ट में क्यू बी आर अपॉन एम है, ये रख देंगे मैं आपको उठा के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो हाफ एम, ये क्यू का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर अपॉन एम का भी स्क्वायर, एक एम से एक एम कट जाएगा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल पर कितना टॉर्क एक्ट होता है, हमें इसका फॉर्मूला बताना है। ओके, उसके बाद हमारा बच जाता है गैल्वेनोमीटर, शंट और G2A और G2B, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। कितने टॉपिक हमारे बच जाते हैं। ठीक है चलिए देखिए, उसके साथ ही आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमको एक कॉइल रखना है, तो हमने मान लीजिए एक कॉइल ले लिया, ये उस कॉइल को हमने इसके साथ रख दिया, ये उसकी ब्रेथ है, ये वाला हिस्सा लेंथ है। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको सॉल्व, जरा देखते चलिएगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख देना कि मैग्नेटिक फील्ड है और पी क्यू आर एस क्या है, कॉइल है, लिख देना आप लोग। लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या, आप लिखते रहना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिंस आपको पता होना चाहिए टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए कॉइल बनी है बाद में, पहले ये रहा होगा वायर, वो वायर जिससे आई करंट बह रहा है, जिसकी लेंथ एल थी, और जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो आप जानते हैं एफ इक्वल्स टू, अपन ने सबसे शुरू में पढ़े आई बी एल साइन थीटा होगा, क्या होगा आई बी एल साइन थीटा। ओके, तो टाउ इक्वल्स टू एफ की जगह हो जाएगा आपका आई बी एल साइन थीटा,
इसमें कोई शक नहीं है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका वो QR ले लो या PS ले लो, ये आपका लेंथ होगा, लेंथ नहीं सॉरी ब्रेथ है आपकी, ब्रेथ है आपकी। तो टाउ बराबर आई रहने दो, बी रहने दो, एल के पास बी ला लो और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है एरिया। तो टाउ बराबर हो जाएगा आई बी रहेगा एल इंटू बी बन जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स। तो एन टर्न्स के लिए टाउ बराबर हो जाएगा आपका एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन आई ए बी साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला। इसके केसेस देख लीजिए, केस वन थीटा इक्वल टू में 0 रखूंगा तो टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका 0। केस टू में थीटा इक्वल टू रखूंगा मैं 90, टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1 तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी। ओके, ये मैक्सिमम रहेगा, ये आपका मिनिमम रहेगा। और ये रहेगा केस नंबर 3, थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन 180। आपको पता ही है साइन 180 जीरो, उसके टाउ बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर कि एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है। तो हम गैल्वेनोमीटर को देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर आपको सबको पता है कि मॉडरेट फॉर्म ऑफ, आपने सबने प्रैक्टिकल किए होंगे, आपने देखे होंगे मॉडरेट फॉर्म ऑफ एमीटर है। क्या ये है मॉडरेट मॉडरेट फॉर्म ऑफ एमीटर है। एमीटर में हम केवल करंट नापते हैं, एमीटर में हम केवल करंट नापते हैं, इसमें हम करंट और डायरेक्शन दोनों नापते हैं। क्या क्या नापते हैं हम इसमें हम करंट तो मेजर करते ही है, विथ हम डायरेक्शन भी पता करते हैं। क्या पता करते हैं हम इसमें डायरेक्शन भी पता करते हैं, डायरेक्शन भी पता करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज मॉडरेट फॉर्म ऑफ एमीटर। इन एमीटर वी ओनली मेजर करंट, बट इन गैल्वेनोमीटर वी मेजर करंट विद देयर डायरेक्शन। करंट को पता करते हैं, साथ में उसका डायरेक्शन भी पता करते हैं। ठीक है, तो आपका ये इस टाइप का रहता है गैल्वेनोमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा, इसमें कैसी सेमी सर्कुलर स्केल रहती है जिसमें बीच में 0 रहता है, आपने सबने देखे होंगे स्कूलों में। लेफ्ट तरफ भी स्केल रहती है और राइट तरफ भी स्केल रहती है आपकी। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसी निडल रहती है। अब हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। क्या करें, चार्जिंग पिन रहती है आपकी T1 और चार्जिंग पिन रहती है T2। अब हम इसको अंदर से देख रहे हैं कि अंदर से रहता कैसा है अगले टॉपिक में, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, ध्यान दीजिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये होता क्या है देखिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट्स से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं, जरा पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, फिर बात करते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, इसमें अभी अंदर से हम आपको बता रहे रहता कैसा है। इसमें एक सेमी सर्कुलर स्केल बनी रहती है, यहाँ पर भी रीडिंग रहती है आपकी और आपके इधर भी रीडिंग बनी रहती है। ये एक निडल रहती है, निडल आपकी जुड़ती है सर्कुलर कॉइल से। निडल जुड़ती है आपकी किससे, सर्कुलर कॉइल से। ये देखिए, निडल आपकी जुड़ रही है सर्कुलर कॉइल से। सर्कुलर कॉइल की एंडिंग को हम एक चार्जिंग पिन से जोड़ देते हैं जिसका नाम है T2, और निडल और कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट के ज्वाइंट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये चार्जिंग पिन T1 से जुड़ती है। सर्कुलर कॉइल T2 और T1 के दोनों तरफ हमें लगाने पड़ते हैं मैग्नेटिक पोल ऑफ कॉन्केव शेप। ये N रहता है और ये क्या रहता है, ये वाला पोल आपका S रहता है। अब बात आती है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉइल मूव होती है, जो आपको दिख रही है, ये जो जिसपे मैं येलो कलर से हाइलाइटर चला रहा हूँ, ये जो कॉइल है, ये कॉइल इसमें मूव होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें कॉइल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव होती है, इसलिए इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें एक चीज और आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें एक बात आपको और पता होनी चाहिए, इसमें कॉन्केव शेप के मैग्नेटिक पोल क्यों लगाते हैं। इसमें कॉन्केव शेप के मैग्नेटिक पोल इसलिए लगाते हैं, आपको आ सकता है एडजस्टमेंट रीजन कहीं भी। ये देखिए, ये वाला कॉन्केव शेप N वाला और ये वाला कॉन्केव शेप S वाला,
तो दोनों मिलके आपका सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कॉइल आसानी से घूम सके, कॉइल का रोटेशन इजी टू रोटेट हो सके, इसलिए हमें कॉन्केव शेप के मैग्नेटिक पोल लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप इसे देखिएगा, ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें कॉइल मूव होती है इसलिए इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब रही बात इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल भी देख लेते हैं हम। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेट एन और एस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। एन और एस के बीच में क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर कॉइल रखी गई है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, और उसमें एन टर्न से, कितने टर्न से? एन। उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है और कॉइल का एरिया ए है। तो इस पे जो टॉर्क एक्ट होगा, अब भी हमने पढ़े, देख लीजिए, अब भी हमने पढ़े टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल क्या होता है? एन आई ए बी साइन थीटा होता है। कितना होता है? एन आई ए बी साइन थीटा। बस फर्क इतना है कि वहां पे आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी और यहाँ पे आपकी सर्कुलर कॉइल है। देखिए भाई, इसका फॉर्मूला टॉर्क ऑन कॉइल जो होगा, देखिए टाउ बराबर आपका हो जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न से, कोई शक है ही नहीं। आई करंट बह रहा है, ए कॉइल का एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एन आई ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा को आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस होता है। तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा केवल एन आई ए बी। कितना होगा? एन आई ए बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बट 11वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे रिजिड बॉडी में कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई। फाई बोले तो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, जितना कम टॉर्क लगेगा उतना कम डिफ्लेक्शन, उतनी कम रीडिंग शो होगी, और जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतनी ज़्यादा रीडिंग शो होगी। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो टाउ डायरेक्टली हटेगा, लग जाएगा सी एक की, आपको जो मानना है वो मान लीजिए, फाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से हम टाउ की वैल्यू जो होती है एन आई ए बी, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के टाउ में रखने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देख लीजिए, टाउ इक्वल्स टू आपका होता है एन आई ए बी, और यहाँ पे था सी फाई। अब गैल्वेनोमीटर से करंट नापते हैं हम। क्या नापते हैं? करंट। इसलिए करंट को रोक लीजिए, बाकी सबको आने दीजिए आरएचएस में। तो करंट रुक जाएगा, सी फाइव के अपॉन में आपका आ जाएगा एन ए बी। सी फाइव के अपॉन में क्या आ गया? आपका एन ए बी आ गया। तो आई बराबर सी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, ए कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। पर फाइव जो है डिफ्लेक्शन रीडिंग, ये कांस्टेंट नहीं है। तो आप बताओगे कि हियर सी के अपॉन में एन ए बी ये आपका कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को कहेंगे जी। जी बोले तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आई बराबर होगा जी फाइव, तो आई जी हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग जाएगा फाइव। ये आ गया आपका गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। ओके, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। फाइव मतलब डिफ्लेक्शन है, और ईएमआई में फाइव क्या हो जाता है? फ्लक्स बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज आप याद रखना। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया? फाइव हो गया। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात करता हूँ मैं करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। जो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोनों टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी देख ही लिए। आई इक्वल्स होता है आपका सी फाइव के अपॉन में एन ए बी। सी फाइव के अपॉन में क्या होता है? आपका एन ए बी। तो फाइव को तो सी को भूल जाओ, सी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है ऐसा है कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे डिक्रीज किया जाए। तो आपको दिख रहा है बेटा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा, डिफ्लेक्शन जितना कम करंट सेंसिटिविटी उतना कम। डिफ्लेक्शन मतलब रीडिंग, ये है ना, ये जितना कम करंट उतना कम, और डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए सी तो कांस्टेंट है। नंबर 2, आई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। नंबर ऑफ टर्न्स को जितना ज़्यादा लोगे करंट सेंसिटिविटी उतनी कम होगी, इनवर्स है क्योंकि। और नंबर ऑफ टर्न्स को जितना कम लोगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, कॉइल का एरिया जितना बड़ा लोगे, कॉइल का एरिया आप जितना बड़ा लोगे करंट सेंसिटिविटी उतनी छोटी होगी, और कॉइल का एरिया जितना छोटा लोगे करंट सेंसिटिविटी उतनी बड़ी होगी। ओके, और लास्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट है आपका फोर्थ वाला, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा, ये एन पोल और एस पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा करंट सेंसिटिविटी कम होगी, और ये जितना छोटा होगा, जितना छोटा एक दूसरे के पास जितना रहेगा करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप याद रखना। तो याद चुका है कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया, कैसे घटाया जा सकता है। तो आप देखिएगा इसको ध्यान से। अब रही बात वोल्टेज की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई इक्वल्स टू आप जानते हो कि आई इक्वल्स टू क्या है आपका? आई इक्वल्स टू सी फाइव के अपॉन में एन ए बी होता है। अब आप लोग एक चीज़ और जानते हो कि आई इक्वल्स होता है वी अपॉन आर। तो आई की जगह रख दो वी अपॉन आर।
C5 के अपॉन में आपका हो जाएगा NAB, तो V बराबर हो जाएगा आपका C5 के अपॉन में NAB, और ये हो जाएगा आपका R। C कांस्टेंट है, बाकी आपको जहाँ जहाँ पे करंट दिख रहा है उसकी जगह पे वोल्टेज रख दीजिए। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, नंबर 2 वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, नंबर 3 वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 4 वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और नंबर 5 वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको इस सब चीज़ को बताना पड़ेगा, और सीधे सीधा गणित है आपके सामने कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी तब जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और डिफ्लेक्शन कम वोल्टेज सेंसिटिविटी कम। रेजिस्टेंस छोटा रहेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम रहेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा। नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा लोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी कम होगी, और नंबर ऑफ टर्न जितने कम लोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कॉइल का एरिया जितना छोटा लोगे वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, और कॉइल का एरिया जितना बड़ा लोगे वोल्टेज उतना कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना छोटा वोल्टेज उतना ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना कम। इस टाइप से आपका करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने और घटाने के तरीके, इंक्रीज डिक्रीज करने के तरीके आपको बता दिए गए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है शंट, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शंट। तो एक्चुअल में शंट होता क्या है? तो क्या होता है देखिए सभी, गैल्वेनोमीटर में अगर हम जरूरत से ज्यादा करंट को फ्लो कर दे तो उसकी कॉइल जल जाएगी। गैल्वेनोमीटर में अगर हम क्या करें, जरूरत से ज्यादा करंट को फ्लो कर दे तो उसकी कॉइल क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो उसकी कॉइल को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाते हैं, एक लो रेजिस्टेंस, उसी को हम शंट कहते हैं। आई बात आपको समझ में? शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद गैल्वेनोमीटर which protects coil of galvanometer by overloading। गैल्वेनोमीटर की कॉइल को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस को लगाना होता है, जिसको हम शंट कहते हैं। तो शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी, सुरक्षा देता है। इससे कैसे सुरक्षा देता है जानना चाहिए आपको। जैसे आई करंट आता है, आई करंट का दिया इस पॉइंट पे दो टुकड़े हो जाते हैं, एक करंट गैल्वेनोमीटर से चल जाता है और एक करंट शंट से चल जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होता है उसको IG, और शंट से जो करंट फ्लो होता है उसको IS। फिर ये दोनों करंट वापस इस पॉइंट पे मिलकर आई करंट बनके लौट जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शंट का हम फॉर्मूला देख रहे हैं, जरा से ध्यान से आप दिख भी चलिएगा। तो इन गिवन फिगर क्या है, G इक्वल्स टू क्या है, G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या है G? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे आपका शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट है आपका। ओके, ध्यान दीजिएगा। और फिगर में देखिए आई जो टोटल करंट है दो टुकड़ों में बढ़ गया, IG प्लस IS में। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कितना आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1? कि आई करंट जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ गया, IG प्लस IS। फिर IG भी यहाँ पे मिल गया और IS भी यहाँ पे मिल गया, और दोनों के दोनों करंट I बन के वापस लौट गए। देखिए भाई ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे आके करंट दो टुकड़ों में बढ़ गया तो पोटेंशियल भी तो दो टुकड़ों में बढ़ेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब करंट दो टुकड़ों में बटेगा तो पोटेंशियल भी दो टुकड़ों में बटेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर के लिए भी पोटेंशियल और शंट के लिए पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओम का नियम आप जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा IG, गैल्वेनोमीटर के लिए करंट हो जाएगा IG, और रेजिस्टेंस खुद गैल्वेनोमीटर होगा, और शंट के लिए करंट IS और रेजिस्टेंस S हो जाएगा। तो ये आपका देख लीजिए ध्यान से। IGG बराबर कितना आपका ISS हो गया। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी। तो हमें क्या करना होगा, देखिए IG के अप, देखिए G के अपॉन में हम S को ला लेते, और IS के अपॉन में हमने भेज दिया IG को। किसको भेज दिया? IS के अपॉन में हमने भेज दिया IG को। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड 1 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 को ऐड करने पे तो G अपॉन S प्लस भी 1/1, और IS अपॉन IG भी 1/1। तो S बन जा S हो जाएगा, G बन जा G प्लस S बन जा S बराबर IG बन जा IG बन जा IG प्लस IS बन जा IS। इक्वेशन 1 पे ध्यान देंगे तो IG प्लस IS की वैल्यू क्या है आपकी? I है। देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 G प्लस S अपॉन S, IG प्लस I की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन IG। अब आप जानते हैं कि ये तो उल्टा लिख गया,
कैसे उल्टा लिखा, आई ऊपर है और आई जी नीचे है, जबकि आप जानते हैं आई बड़ा करंट है और आई जी उसका एक टुकड़ा है, आई जी और आई एस उसका क्या है, टुकड़ा। तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये उल्टा जम गया है। तो एक काम करते हैं, आई जी को ऊपर करना पड़ेगा, आई को नीचे, क्योंकि आई टोटल करंट है और आई जी एक टुकड़ा है। जब ये पलट गया तो एस भी ऊपर जाएगा और नीचे कितना जाएगा आपका, जी प्लस एस आ जाएगा। अब सिंस आपको पता होना चाहिए कि आई जी जो है आई का 1/n हिस्सा है। ये देखिए, आई जी आई का कैसे 1/n हिस्सा है, देखिए इसमें करंट इतने बह रहे हैं, इतने सारा करंट बह सकता है। और मान लीजिए आपकी निडल यहाँ पे है, तो इतना पूरा आपका आई है, और ये वाला जो रीडिंग है आपकी वो आई जी है। तो आई जी जो है वो आई का मतलब इसका 1/n हिस्सा माना जाएगा। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आई जी अपॉन आई को मैं लिख देता हूँ 1/n बराबर हो जाएगा एस के अपॉन में जी प्लस एस, एन का इसमें तो एन एस, जी प्लस एस बन जा जी प्लस एस। शंट निकालना है, इसलिए काम करो, एन एस यहाँ पे है, प्लस एस इधर के माइनस एस इंटू 1 बराबर जी। तो ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, n-1 बराबर जी। तो आपका एस इक्वल हो जाएगा जी के अपॉन में n-1। ये आपका शंट का फॉर्मूला आके रेडी है। ओके, इसे ध्यान से देखिएगा। अब बस हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू। तो आपका जो एक क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी लो रेजिस्टेंस लगता है उसको हम शंट कहते हैं, लगाना पड़ेगा। तो लगने के बाद ये आपका बन जाएगा एमीटर, और एमीटर में हमें लेना पड़ेगा प्लस माइनस, ये आपका एमीटर बन जाएगा। अगर हमको गैल्वेनोमीटर के साथ एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, तो हमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। तो देखिएगा आई करंट जब आएगा तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा आई जी और एक चला जाएगा आई एस शंट से, फिर दोनों वापस आई बन के लौट जाएंगे। तो इसका यही लिखना पड़ेगा आपको कि कन्वर्जन ऑफ जी टू एक करना है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। अब देखिएगा सभी ध्यान से, इस पॉइंट पे आके जब भी बात हुई अपनी, करंट 2 हिस्से में बढ़ जाता है, पोटेंशियल 2 हिस्से में, तो करंट भी 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। तो वी जी बराबर कितना होगा आपका, वी एस होगा। जब करंट 2 हिस्से में तो पोटेंशियल भी 2 हिस्से में। अब ओम के नेम से वी बराबर आई आर होता है, तो गैल्वेनोमीटर के लिए करंट आई जी और रेजिस्टेंस जी, शंट के लिए करंट आई एस और रेजिस्टेंस एस। एक बात जरा ध्यान दीजिए सभी, क्या मैं आई एस को आई माइनस आई जी लिख सकता हूँ, आई एस को हम आई माइनस आई जी लिख ही सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आई जी जी आपका रहेगा रहेगा आई एस की जगह हो जाएगा आई माइनस आई जी, और ये हो जाएगा एस। तो एस शंट बराबर हो जाएगा आपका आई जी जी के अपन में आई माइनस आई जी, ये है। अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल सीरीज में कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा। सीरीज में क्या लगाना होगा, हाई रेजिस्टेंस, तभी बन जाएगा आपका क्या, वोल्टमीटर बन जाएगा, जिसमें प्लस माइनस होगा। गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट हमेशा आई जी होता है, कोई शक है। ओम्स लॉ क्या होता है, सिंस ओम्स लॉ जो होता है आपका वो होता है वी बराबर कितना, आई आर। तो आर को आर डैश लेना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान से, वी आपका रहेगा रहेगा आई की जगह हो जाएगा आई जी, और आर डैश जो होगा आर डैश वो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जो होगा आर वन प्लस आर टू। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, इसलिए हो जाएगा जी प्लस आर। तो आर की जगह रख दीजिए आर प्लस जी या जी प्लस आर, और मुझे आर पता करना है। तो जो वी के अपॉन में आई जी है वो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस जी। तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा वी के अपॉन में आई जी प्लस जी, इधर आके होगा माइनस जी। और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही